basic terms and definitions. So line is that which can be produced indefinitely on both sides. It has no endpoints. So line is that group of points which evenly lies on it and it can be produced indefinitely on both sides. ठीक है. It has no endpoints. मान लीजिए मैं कहता हूं कि लाइन ए बी इज ऑफ 6 सेंटीमीटर. तो अनुराग ये बात सही है या झूठ है? माही. हाँ ये गलत है. अच्छा क्यों? हाँ सही कह रहे हो. लाइन के कोई लेंथ थोड़ी ना हो सकती है. सो इट हैज़ तो झूठ बात बोली जिसने कही है. इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स. सो इट हैज़ नो लेंथ. इसलिए इसकी लेंथ भी नहीं होती. जब एंड पॉइंट नहीं होगा किसी में तो लेंथ कहाँ से हो जाएगी? जैसे ए बी है उसमें ए बी एक लाइन है तो वो ए बी दीज आर एनी 2 पॉइंट्स बट दीज आर नॉट एनी 2 एंड पॉइंट्स. सो इसको कहेंगे कि ए बी लाइन. तो इसको ऐसे दिखाएंगे. ए बी इज ए लाइन दोनों तरफ बढ़ रही है. फिर ये तो लाइन के बारे में बता दिया. व्हाट इज लाइन सेगमेंट? सर जिस लाइन के पास एंड पॉइंट होते हैं. It is correct. A part of line which has 2 terminals. Which has definite length. उसकी अपनी कोई definite length होगी. क्योंकि ये तो बढ़ती चली जाएगी. इसका कोई अंत नहीं है. इन्फिनिटली दोनों तरफ बढ़ती चली जाएगी. Which has definite length and 2 end points. जैसे यहाँ पर मैं कह दूं कि ए बी इज लाइन सेगमेंट तो ये बात सही होगी. ए बी. सो ऐसे लिखा जाएगा ए बी इज लाइन सेगमेंट रे. सो दैट line which originates from a point but never ends at other point. So that line which
from one point, but पॉइंट, जैसे कि सन से रेज निकलती है, वो सन से तो ओरिजिनेट करती है लेकिन उसका कोई अंत नहीं है, इट नेवर एंड्स। तो ये रेज हो गई, रे ओरिजिनेट्स फ्रॉम वन पॉइंट, बट लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। सो ए बी के अगर रे है तो ऐसे डिनोट करेंगे, वन साइड। अब देखिए नाउ इसका इनिशियल पॉइंट तो होता है पर टर्मिनल पॉइंट नहीं होता, इसको कहेंगे इनिशियल पॉइंट। जैसे सन रे का है और नो टर्मिनल पॉइंट, कोई टर्मिनेट तो कहीं हो नहीं रही है, सो नो टर्मिनल पॉइंट। वहीं अगर पूछा जाए कि ए बी रे इज ऑफ 6 सेंटीमीटर, तो ये बात झूठ है कि सही? बताओ। बोली फॉल्स। ओके, गलत है, क्योंकि ये भी जब टर्मिनेट कहीं हो ही नहीं रही है तो ऐसे केस में ये गलत बात हो जाएगी। नाउ रे बोला गया है तो कोई बोल दे ए बी रे इज 6 सेंटीमीटर, तो सन से आने वाली रे 6 सेंटीमीटर तो नहीं है क्योंकि वो तो चलती चली जाएगी, सन से निकली है, तो इसलिए रे की कोई लेंथ नहीं होती है, रे हैज नो लेंथ। लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है, लाइन सेगमेंट हैज लेंथ। अब देखिए ओके, if 3 or more points, that is collinear points। देखिए if 3 or more points lie on a line, then they are called collinear points। then these are called जो एक लाइन पे पड़े वो सारे के सारे पॉइंट्स कोलिनियर है, चाहे 4 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10,000। 2 तो हमेशा एक लाइन पे पड़ेंगे ही, 2 से तो एक लाइन जाती है। 3 पे सवाल होता है कि वो एक लाइन पे पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। मान लीजिए ये एक लाइन है, तो प्रार्थना मुझे बताओ ए बी सी और डी क्या कोलिनियर पॉइंट्स हैं? A, B, C and D are co-linear A, B, C, D। कार्तिक इसके बारे में क्या कहोगे?
अनुराग इसके बारे में क्या कहोगे? सर नहीं है। सूर्यांश से पूछ ले। सर नहीं है क्योंकि ये एक ही लाइन में नहीं हो रहे सर। ए बी सी आर कोलिनियर नो सर ये है सर ये है। but D is not collinear with them. मतलब 3 पॉइंट तो एक लाइन में पड़ गए, लेकिन क्या आगे डी उस लाइन में पड़ा? Then okay, what is non-collinear points? Three or more points या those points which do not lie on a straight line. ऐसे बिंदु जो एक सीधी रेखा पर न पड़ते हों वे असंरेखीय बिंदु कहे जाएंगे. Those points which do not lie on straight line are called non-collinear points. सार्थक, क्या ए बी और सी कोलिनियर पॉइंट्स होंगे या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? माही, माही बताओ. कार्तिक, ए बी सी कोलिनियर होंगे या नॉन कोलिनियर? आई थिंक वॉइस इज नॉट कमिंग. लेट अस रिकनेक्ट. बताइए सार्थक. माही बताओ. सर योर माइक इज ऑफ. ओके माही, टेल ए बी सी आर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर? नॉन कोलिनियर. चलो, what does it mean by angle? The inclination between two rays is called angle. जैसे 1 रे और 2 रे, इनके बीच का जो झुकाव है उसको एंगल कहा जाता है. जैसे ये दो हाथ हैं, ये खोल दो बंद कर दो तो इंक्लिनेशन. ओके. एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट्स. ठीक है, बट मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन. Originate from same point but
डिफरेंट डायरेक्शंस, तो एंगल कहेंगे। अनुराग, क्या इनके बीच जो बन रहा है उसे एंगल कहेंगे? यस सर। तो क्यों नहीं कहेंगे, रीजन के साथ बताइए ना, सिर्फ नो बोलने से क्या होगा? कार्तिक बताओ। सर सर ये नहीं हो क्योंकि ना सर ये ना लाइन से होना है, रेस से नहीं। हाँ सर लाइन से होना है। ठीक है, these are not rays, so it is not an angle. Inclination between two rays is called angle. इंक्लिनेशन का मतलब वो एक दूसरे की ओर कितनी झुकी हुई है, झुकाव। एंगल, उसको एंगल कहा जाता है। नाउ अब देखिए कि एक रे रिवॉल्विंग रे हो सकती है और एक रे स्टैटिक रे हो सकती है, कि वो अपनी जगह स्टेशनरी रे हो सकती है। इफ वन रे इज स्टेशनरी and other ray is revolving, जैसे ये एक रे है, अच्छा इसी के ऊपर दूसरी रे भी थी, लेकिन फिर वो दूसरी रे उठी और उठने के बाद वो, ये देखो, ये घूमने लग गई। दो रे थी, एक ए बी थी और एक ए सी थी, तो ए बी वहीं रही, वो स्टेशनरी रे है, और जबकि दूसरी रे ए सी कैसी है, रिवॉल्विंग रे। तो रिवॉल्विंग रे अगर घूमते घूमते, सो इफ रिवॉल्विंग रे आफ्टर रिवोल्यूशन overlaps with the stationary ray, then it is called one revolution. अगर ये घूम कर यहाँ से घूमते हुए ये फिर से यहाँ आ जाए, यहाँ से शुरू किया इसने और फिर यहाँ आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? इफ रिवॉल्विंग रे, ठीक है, revolves and comes back to its initial position, and overlaps with other ray, जो दूसरी रे थी उससे ओवरलैप कर जाए, then it is called one revolution. One revolution can be subdivided into 360 equal parts. तो 1 डिग्री क्या होता है? If one revolution is subdivided into 360 equal parts, then each part is called
1 डिग्री। यानी मेरा कहने का मतलब है कि कोई रे मूव की और फिर से इसी पर आ गई, यहाँ से चली और घूम के यहाँ आ गई, तो क्या कहेंगे, ये 1 रिवोल्यूशन है। और अब अगर मैं इसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े करूं और कितने इक्वल पार्ट्स करूं, वैसे तो मैं उतने नहीं कर रहा हूँ 360, इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन एक सिंबॉलिकली मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि अगर इक्वल पार्ट्स किए जाएं 360 इक्वल पार्ट्स, तो इसके हर पार्ट को क्या कहेंगे, 1 डिग्री। जिसके पास डी या प्रोटेक्टर हो तो उसमें 180 तक तो होता ही है। ऐसे अगर ऐसा कर दिया जाए, देन दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री। जस्ट ए मिनट, अभी तो मेरे पास प्रोटेक्टर भी यहाँ दिख नहीं रहा है, बट आपको पता तो है ना कि डी में बने होते हैं 180 पार्ट्स होते हैं, ये बात मालूम है ना। ठीक है, चलो अब देखते हैं। सो 1 रिवॉल्यूशन is equals to 360 degree. So 1 degree is equals to 1 by 360 times of 1 revolution. So 1 by 360th part of 1 revolution is called 1 degree. 1 by 360th part of 1 revolution is called 1 degree. 1/4 पार्ट ऑफ 1 रिवोल्यूशन को क्या कहेंगे, 90 डिग्री या राइट एंगल। is called degree. Half part of revolution, स्ट्रेट एंगल, हाँ, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री। नाउ ये बात तो आपने समझ ली है। एनी एंगल हैज 2 आर्म्स एंड 1 वर्टेक्स। तो एनी एंगल हैज 2 आर्म्स एंड 1 वर्टेक्स। तो ये उसका वर्टेक्स है जो को इनिशियल पॉइंट है। इसका दूसरे का भी इनिशियल पॉइंट ये भी है और इसलिए का भी इनिशियल पॉइंट ये है, तो ये वर्टेक्स है। अच्छा, ये इसकी 2 आर्म्स हो गई, तो ये नॉन मूविंग आर्म है। और दूसरी वाली कौन सी है, मूविंग आर्म। मूविंग आर्म। तो और ये एंगल हो गया। अगर मान लीजिए ये पॉइंट सी है, ये ए है और ये बी है, तो इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ए एंगल और एंगल सी ए बी। एंगल सी ए भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एंगल एंगल ए बी सी, नहीं एंगल बी बी। ए को बीच में रखो, ए शुरू में नहीं रखा जा सकता। या तो सी ए बी बोलो या बी ए सी, ए बीच में रहेगा, ठीक है, या फिर सिर्फ एंगल ए।
ये बहुत रेयर केसेस में बोला जाएगा, ये जनरल केसेस में बोला जाएगा। अब देखो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स। सो टाइप्स ऑफ एंगल्स, द एंगल बिटवीन, एंगल जो बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, हाँ बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 भी नहीं हो सकता, ये बिटवीन है, बिटवीन में ये दोनों एक्सक्लूडेड है, 0 एंड 90। ठीक है, तो ये अगर एक एंगल है जिसे x कहा गया है आपकी बुक में, कोई भी एंगल हो सकता है, सो इस x की वैल्यू 90 से कम होनी चाहिए, लेस देन 90। जिधर दरवाजा बंद है वो लेस है, जिधर खुला है वो बड़ा है। और थोड़ा नीचे कर देते हैं, इतना मतलब ओके। अभी तो ये एक्यूट एंगल हो गया। सार्थक 30 डिग्री एक्यूट एंगल होता है कि 60 डिग्री? कोई बात नहीं। नाउ प्रार्थना बताओ। ओके अदर इज, एक और एंगल होता है जैसे y, सो इट इज 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल। राइट एंगल, हाँ, सो राइट एंगल, द एंगल विच इज 90 डिग्री ठीक है। अब देखो, इन दिस बोथ द रेज stand perpendicular to each other, both दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं। नेक्स्ट केस है ऑब्ट्यूस एंगल। हाँ, इफ एंगल लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, यानी 90 से ऊपर हो और 180 से कम हो, तो इट इज ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे कि अनुराग, इन दोनों में से कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल है? बी ए सी, कार्तिक बता। डी ई एफ दोनों ही हैं, क्योंकि 90 से बड़ा है ना ये भी। इट इज, क्योंकि ये लाइन ऐसे मूव करते करते 90 तक गई, फिर और बढ़ गई। इसमें यहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ, ये मूविंग रे है ना, स्टैटिक रे हॉरिजॉन्टल होती है, नॉन मूविंग रे। और इसमें ये लाइन ऐसे मूव करते 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 ऐसे से गई, पहले 90 बनाई फिर और बढ़ गई। ठीक है, किसकी आवाज नहीं आ रही है? सो बोथ आर ऑब्ट्यूस एंगल्स, इसे z मान लिया जाए। सो z शुड बी 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री, टू राइट एंगल होता है। वन 180 डिग्री, जैसे कि ये है, तो यहाँ पर ये टोटल एंगल कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 180 डिग्री इज द स्ट्रेट एंगल। ओके, स्ट्रेट एंगल 90 प्लस 90 या टू राइट एंगल होता है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल कैसे होगा। ओके, सो स्क्रीन डल है। रिफ्लेक्स एंगल देखते हैं। द एंगल विच इज बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री, उसे रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। द एंगल बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री, 180 से ऊपर और 360 से कम 270 हो सकता है। जैसे ये देखो, या और कुछ भी हो सकता है। 180 से ऊपर निकल गया, 180 यहाँ तक होता था, 180 से भी ये और 60 डिग्री ज़्यादा हो गया, 60 ज़्यादा होने से 240 डिग्री हो गया। तो 240 डिग्री क्या हो गया, एक रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ठीक है ये है। अगर मैं ये कहूँ कि ये x है, ठीक है, तो ये x का रिफ्लेक्स होगा। x कितना होगा, कोई बताए, x कितना डिग्री होगा। 120 डिग्री होगा, तो x 120 डिग्री होगा। सो x इज इक्वल टू 120 डिग्री। नाउ रिफ्लेक्स एंगल ऑफ x क्या है, जो इसके उल्टी साइड हो। इट इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एक्स। ये फार्मूला है कि कोई पूछ ले रिफ्लेक्स एंगल x का कितना है, तो 360 में से x माइनस कर दो, उसकी दूसरी तरफ का एंगल आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री और माइनस 120 डिग्री, तो कितना हुआ अगर इतना ही जानती हो प्रार्थना, तो ये मुझे बता दो कि ये 60 डिग्री है अगर y, तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ y क्या होगा तो बताइए। तो y एक्यूट है। अब जब इसका जो रिफ्लेक्स होगा वो होगा बड़ा, किसी का भी रिफ्लेक्स, एक्यूट का ही रिफ्लेक्स निकाला जाता है। सो इट इज 360 माइनस वाई, जो रिफ्लेक्स आएगा वो बड़ा आ जाएगा अपने आप। एक्यूट के ही तो रिफ्लेक्स होते हैं, तभी तो 180 इससे बड़ा आ जाएगा 180 से। ऑब्ट्यूस का भी बड़ा होगा, वो भी 180 से बड़ा होगा, ये देख लो चलो मान लो मैं इसे ले लेता हूँ 110 डिग्री जेड। सो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ जेड क्या है, वो दूसरी तरफ का एंगल आ जाएगा ना, इसको कहेंगे रिफ्लेक्स ऑफ वाई। इसे क्या कहेंगे इधर वाले को, क्या ये सारे एंगल बड़े नहीं हैं 180 से उससे 360 के बीच, पढ़ ही रहे हैं 180 से 360 के बीच।
तो कितना आ जाएगा? 250 डिग्री 180 से बड़ा तो आ गया। ये हो गया। किसी का भी रिफ्लेक्स निकाला जा सकता है। ऐसा कौन सा एंगल है जिसका रिफ्लेक्स वही होता है? 180 डिग्री हाँ 180 डिग्री ये सही कह रहे हैं। सो अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अनुराग, कितने राइट एंगल्स मिलके 1 रिवोल्यूशन बनाते हैं? अनुराग आपका आवाज नहीं आ रहा है। प्रार्थना, चलो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, what does it mean by complementary angles? Two angles whose sum is 90 degree angle. Two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles। जैसे एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ये हो गया यहाँ पर A, ये B हो गया। आपको बताना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे या नहीं। ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। सो एंगल BEC और DEA, बोलो माही, ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं? आर एंगल्स, क्योंकि इनका सम 90 डिग्री है। 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 80 डिग्री हाँ, ऑफ 10 डिग्री इज 80 डिग्री, यानी उसका पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है पूरक कोण। ऐसा कौन सा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वही होगा? 45 डिग्री हाँ 45 45 डिग्री हैज़, अभी अनुराग की आवाज़ आई, 45 डिग्री हैज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एज 45 डिग्री, ये चीज़ है। नाउ सप्लीमेंट्री एंगल्स, those two angles whose sum is 180 degree is called supplementary angles. So those two angles फॉर एग्जाम्पल्स जैसे कि 80 डिग्री एंड 100 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। किसी स्क्वायर में या रेक्टेंगल में अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स? adjacent angle और and opposite angle
दोनों ही होते हैं? ओके, सर बोथ। ठीक है। राइट एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? सर 90 डिग्री। ओके, ठीक है। माही 10 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। 170। ओके, तो इसका मतलब पता चल गया। 35 का सप्लीमेंट्री एंगल अनुराग क्या होगा? तो मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैकेनिकल। 145, ये ठीक है। सो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 डिग्री इज 145 डिग्री। ये बात सही है। ओके, एडजेसेंट एंगल्स, जैसे एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है, तो क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल कहे जाएंगे? यस सर। सो इफ टू एंगल्स हैव वन कॉमन आर्म, इस वाले एंगल में भी ये आर्म है, इसमें भी ये आर्म है, तो ये कैसी आर्म होगी? कॉमन आर्म। और कॉमन आर्म के एक तरफ एक नॉन कॉमन आर्म और कॉमन आर्म के दूसरी तरफ दूसरी नॉन कॉमन आर्म, तो देन इट इज कॉल्ड, ऐसे केस में क्या कहा जाएगा? देन इट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। जैसे देखो कोई अगर ऐसा कह दे कि मेरा एक एंगल तो ये है और मेरा दूसरा एंगल ये होगा, ऐसा बोल रहा है, कह रहा है मेरा एक एंगल ये और मेरा दूसरा एंगल ये, तो क्या ये एडजेसेंट एंगल बोले जाएंगे? नो सर। क्योंकि क्योंकि जो नॉन कॉमन आर्म है सर इसमें कॉमन। वो कॉमन आर्म के एक ही तरफ लाई कर गई। और ये भी नॉन कॉमन आर्म है, तो ये चीज हो गई, तो इट इज नॉट एन एडजेसेंट एंगल। ऐसे लोग ही पड़ोसी बोले जाएंगे जिनकी एक दीवार कॉमन हो, वो दीवार उनके घर की भी हो, वो दीवार इनके घर की हो, तभी तो पड़ोसी बोले जाएंगे। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर एडजेसेंट टू एंगल्स आर adjacent if they have a common vertex, ये इनका common vertex है। if they have a common vertex, a common arm, and their non-common arms on different sides of common arm, and on different side, एक इधर के साइड तो एक इधर के साइड। सूर्यांश रिपीट करो। So, two angles which are adjacent if they have common vertex, a common arm, and the non-common arm are different, then they are known as adjacent. डिफरेंट नहीं, डिफरेंट ठीक नहीं है। कार्तिक, सर टू एंगल्स आर एडजेसेंट
माही Yes, sir. Two angles are adjacent if they have a common vertex, a common arc, and their non-common arcs are different sides of the common arc. अब सही है, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। अब ये बात हो गई, यानी बी ए सी और सी ए डी आर एडजेसेंट एंगल्स। ओके, नाउ linear pair of angles. So let us see linear pair of angles क्या होते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल इस तरीके से होते हैं कि इफ वन रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ये लाइन है देख लो, दोनों तरफ दो एरो निकले हुए हैं, ठीक है, देन द पेयर ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय इट आर कॉल्ड लीनियर पेयर। क्या ये एडजेसेंट एंगल भी होंगे? Yes, sir. Yes, sir. इफ अ रे, बी डी एक रे है जो इस लाइन पे खड़ी है, इफ अ रे stands on a line, then the pair of angles formed is linear pair of angle। अनुराग, ये जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं वो एडजेसेंट एंगल्स हैं कि सप्लीमेंट्री? एडजेसेंट एंगल। सूर्यांश साहब का क्या कहना है? Sir, दोनों होंगे। चलो अच्छा है, क्योंकि इनका सम 180 है। सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स are adjacent angles also, as well as, और साथ ही साथ वो सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं। सो यहाँ पर ए बी डी और बी डी सी का सम 180 होगा। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अच्छा, इन दोनों फिगर में ऊपर वाला फिगर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है कि नीचे वाला? सर ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों नहीं है। प्रार्थना कहनी दोनों नहीं है क्योंकि लाइन पे रे स्टैंड ही नहीं कर रही है। सही कहती हो, क्योंकि लाइन पे नीचे दिखाइए जरा। सर, नीचे 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 एकदम लास्ट वाला। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स शीर्षाभिमुख कोण
ऐसे दो एंगल जो एक दूसरे से सिर लड़ा दें, दैट मीन्स इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये एंगल और ये एंगल, इसका जो वर्टेक्स है और इसका जो वर्टेक्स है, क्या उन्होंने अपना सर यहाँ नहीं लड़ा दिया? तो ए ओ बी और सी ओ डी, तो ए ओ सी और बी ओ डी, these are vertically opposite angles. If two lines intersect each other, अगर intersect करती हों, then the pair of opposite angles formed by it are called vertically opposite angle. Then the pair of opposite angles formed by it are vertically opposite angles. दैट इज वी ओ और एंगल ऐसे भी कहा जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वी ओ ए भी कहा जा सकता है। अच्छा, कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं इसमें बताओ? और एंगल बी ओ डी। माही आप दूसरा भी बता रही थी, वो भी बताइए। एंगल सी ओ डी, तो ये दीज आर वर्टिकली, नहीं ठीक कह रही हो, ये इसके साथ है कि नहीं वर्टिकली अपोजिट? सी ओ बी लिखिए, सी ओ बी ये गलत लिखा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ एंगल बी ओ ए का लीनियर पेयर कौन है? बी ओ सी का। ठीक है, एंगल सी ओ ए आर लीनियर पेयर, और एंगल बी ओ सी एंड एंगल डी ओ बी ये भी लीनियर पेयर हैं। एंगल बी ओ सी का एडजेसेंट एंगल कौन सा है? ठीक है, एंगल सी ओ ए। हाँ सर जो आपने ये लिखा है एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ ए, सर ये लीनियर पेयर कैसे हुए? बोलो ये वाला एंगल आपने लिखा ना बी ओ सी एंड एंगल सी ओ ए, सर ये लीनियर पेयर कैसे हो गए? देखो, बी ओ सी और सी ओ ए, इस लाइन पे ये रे स्टैंड कर रही है कि नहीं, और इनका सम 180 है। देखो बी ओ ए और ये एक लाइन पे ही तो एक रे स्टैंड कर रही है। जब अगल बगल, वेन एवर द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 देन दे फॉर्म लीनियर पेयर। अगर अगल बगल वाले का सम 180 हो जाए तो क्या वो लाइन नहीं बन जाएगी? नॉन कॉमन आर्म फिर एक लाइन नहीं बन जाएगी? ठीक है, इफ सम ऑफ एडजेसेंट बी ओ सी और सी ओ ए अगल बगल है, ये कॉमन आर्म और ये नॉन कॉमन आर्म ऑन अदर साइड, और ये लीनियर पेयर इसलिए क्योंकि एक लाइन पे पड़ रहे हैं, लाइन पे है, और ये
ए सर AOC और BOD। AOC और BOD, ये कहाँ लिखा है AOC? AOC कहीं नहीं लिखा है, सर ऊपर है ना वो वर्टिकली अपोजिट है। सर, आपने पहले वो सर वो कैसे? वर्टिकली अपोजिट का मतलब दो लाइन एक दूसरे को कट करें तो जो अपोजिट एंगल है वो वर्टिकली अपोजिट कह जाएंगे। ये इसके अपोजिट है, लाइनें कट करें तो जो अपोजिट एंगल है उनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। यानी कि दो एंगल अपने से एक दूसरे के सिर से सिर लड़ा दें तो फिर उसे वर्टिकली अपोजिट कहा जाएगा। शीर्षा अभिमुख कोण, सर से सिर लड़ गया हो तो दैट इज वर्टिकली अपोजिट है। मतलब वर्टेक्स उनके अपोजिट है कि नहीं, जो भी नाम समझ लें, बट दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट है। समझ में आया? इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितना हो is 180 degree, then non-common arm forms a line and such pair of angle। देख लो, अगर मान लो एक ये एंगल है और ये दूसरा एडजेसेंट एंगल है और इनका इन दोनों एंगल का सम, ये 120 डिग्री था, ये 60 डिग्री था और ये नॉन कॉमन आर्म है, तो क्या नॉन कॉमन आर्म एक लाइन नहीं बना देंगी? अगर जो अगल बगल के एंगल सप्लीमेंट्री हुए तो क्या नॉन कॉमन आर्म एक लाइन नहीं बना देंगी? तो क्या फिर इसे लीनियर पेयर कह देना उचित है? इज कॉल्ड लीनियर पेयर। अगर उचित है तो सूर्यांश इस सेंटेंस को रिपीट करो। If sum of adjacent angles is 180 degree, then non-common arms forms a line, and such pair of adjacent angles is known as linear pair. ठीक है, so if adjacent pair are supplementary then it is also linear pair। ये भी कहना ठीक है क्या? बोलो, क्या ये सप्लीमेंट्री हैं? Yes, sir. Then they are also linear pair। प्रार्थना, बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है। ओके, लेकिन अगर समझ में आ गई है तो मेरी एक मुश्किल हो रही है, उसे हल कर दो प्रार्थना। ये एंगल 60 डिग्री था और मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है कि इसके अपोजिट एंगल कितना होगा x। तो क्या मेरी विद जस्टिफिकेशन प्रार्थना बता दोगी? जबकि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। मैं बताऊं? प्रार्थना से एक बार पूछ लें। माही बोलो। Yes, sir. Both और sir, x की वैल्यू हो जाएगी 180 minus 120। 180 माइनस 120, ये 60 है तो ये कितना हुआ? 120। क्यों 120 हुआ? सर क्योंकि ये डे को बीच से एक स्ट्रेट लाइन बना रही है और स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होती है। और ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर
ये दोनों एंगल क्या है? लीनियर पेयर। और ये 180 और प्लस एक्स क्या होगा? ये 120 प्लस एक्स, सर एक्स 60 होगा। ये भी लीनियर पेयर है क्या? 120 और एक्स, क्या ये भी एक लाइन पे है? यस सर। तो ये 120 प्लस एक्स, पहले तो यहाँ पर ये आपने कह दिया कि 60 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी। सर अपोजिट एंगल सेम भी तो होता है। उसी बेसिस पर तो प्रूव करना है भाई। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर सीधा सेम बोल दो कोई देगा ही नहीं 4 नंबर। सो 60 डिग्री प्लस ए ओ बी इज 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। तो ए ओ बी कितना आ गया? 120 डिग्री। अब लिखो 120 प्लस एक्स क्या है? 180 नहीं, कुछ और बताओ। 180 है लेकिन क्यों है? लीनियर पेयर है। हाँ लीनियर पेयर। तो एक्स क्या हुआ? 60 डिग्री। इससे क्या प्रूव हो गया? कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। और ऐसे ही ये 120 डिग्री है तो क्या इसके अपोजिट भी 120 आएगा? यस सर। चेक कर लेते हैं अगर ऐसा आया। अच्छा बताओ x प्लस सी ओ डी कितना होगा? x प्लस सी ओ डी 180 क्यों होगा? लीनियर पेयर। x कितना आ चुका है? 60 डिग्री प्लस सी ओ डी इज 180 डिग्री। तो सी ओ डी क्या होगा? 120 डिग्री। ये बात सही है। तो क्या अपोजिट एंगल सेम आया? यस यस सर। तो फिर हम फाइनल स्टेटमेंट क्या लिख दें? When two lines intersect each other, then both pair of vertically opposite angles are equal to each other. ठीक? When two lines intersect each other, then both मम्मी टमाटो सूप बना देना। So then both pair of vertically opposite angles are equal to each other. ये बात हो गई, इक्वल होते हैं। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम पेज 92 पे पहुंच गए हैं। नाउ पेज 92, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दोनों लाइनें कैसी कही जाएंगी अनुराग? सर इंटरसेक्टिंग। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इसमें कितने पॉइंट्स कॉमन होंगे? हाँ यही है वो पॉइंट जो कॉमन है। वो उस लाइन पे भी पड़ता है और उस लाइन पे भी पड़ता है। मान लो एक लाइन पी क्यू है और एक आर एस है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। लेकिन ये दोनों लाइनें कैसी कही जाएंगी? हाँ लाइन भी तो कह सकते हैं। पैरेलल भी कह सकते हैं। पहले ये तो बताओ इसमें कितने पॉइंट्स कॉमन हैं? 0 हाँ 0 को
ठीक है, सार्थक भी बोल रहे हैं इट इज़ करेक्ट। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या पैरेलल लाइंस, पैरेलल भी लिखा है। नाउ पेयर ऑफ एंगल्स, ओके तो पेयर ऑफ एंगल्स में हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल तो समझ ही लिया है। अब एक्सियम देखो, इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एक्सियम दिया है बुक का, 6 चैप्टर का है इसलिए एक्सियम 6.1 लिखा है। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। जरा देखें तो क्या जिस किसी को डाउट होगा तो ही प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, नहीं डाउट होगा तब तो पड़ेगी नहीं जरूरत। कि कह रहा है कि अगर एक रे एक लाइन पे खड़ी है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल सो फाउंड, मान लो एंगल 1 और प्लस एंगल 2, क्या ये 180 डिग्री होगा? क्योंकि 180 के ही ये दोनों पार्ट हैं, 180 के ही तो पार्ट है ना टोटल, दो हिस्से कर दिए गए हैं, तो इसलिए जब सब, हाँ बोलो। सर आपने जो नीचे लाइन बनाई है वो रे के जो नीचे है तो वो तो 180 डिग्री है, तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं ऊपर देखी। 180 डिग्री है, सो 180 डिग्री का हमने बंटवारा कर दिया। जैसे तुम्हारे घर में दो भाइयों के बीच बंटवारा हो, एक बीच में दीवार खड़ी हो जाए, तो क्या जो पूरे घर का एरिया है वो कम या ज़्यादा हो जाएगा कि तब भी वही रहेगा? सर वही रहेगा। अगर एक पिज्ज़ा के 2 पार्ट कर दिए जाएं तो टोटल जो चीज़ जो पार्ट्स हैं क्या वो पूरे के बराबर रहेंगे कि कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगी। कम नहीं होगा। मान लो जैसे ये है एक पिज़्ज़ा और उसके 2 पार्ट कर दिए जाएं, तो अब मिला के, यहाँ मिला के बात की जा रही है सम, तो इसका और इसका सम एक पिज्ज़ा के बराबर रहेगा कि नहीं? यस सर रहेगा। तो वही तो यहाँ भी है। टोटल एंगल कितना था? 180 डिग्री। तो अगर पार्ट कर दिया है तो क्या उनका सम 180 नहीं होगा? वही चीज के, तो फिर अगर सब लोग एग्री है तो ये एक्सियम हुआ, और नहीं एग्री है कोई तब पॉस्टुलेट माना जाएगा। चलो नाउ एज इट वी ऑल आर एग्रीइंग ऑन इट दैट इट इज एक्सियम, सो अब हम एक्सियम 6.2 पे भी चले, एक और एक्सियम देखें। वो क्या कहता है? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, इसका उल्टा बोल रहा है। इफ द सम ऑफ two adjacent angles is 180 डिग्री। मान लो ऐसा भी कभी हो जाए कि एक एंगल 120 डिग्री है और इसके बगल वाला एडजेसेंट एंगल 60 डिग्री है, तो देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन। क्या ये बात सही हो सकती है कि ये जो नॉन कॉमन आर्म है ये लाइन बनाएंगी? बनाएंगे सर। यस सर। देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, और कोई इसमें असहमत है तो बता दो, फिर नहीं तो एक्सियम नहीं बन पाएगा। ये नॉन कॉमन आर्म, इनका सम 180 है, वो कह रहा है 180 है। देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स
फॉर्म अ लाइन। देखो दो अलग अलग चीजें कही गई हैं। पहले में कहा गया है कि इन लीनियर पेयर्स सम ऑफ लीनियर पेयर्स इज सप्लीमेंट्री, इफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे आर लीनियर पेयर्स। ये क्या कह रहा है कि इन लीनियर पेयर्स सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री। तो अगर आप सिंपल तौर पर देखें तो जो 6.1 एक्सियम है वो ये कहता है इन लीनियर पेयर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। और 6.2 क्या कहता है, इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री इट फॉर्म्स लीनियर पेयर। क्या बिल्कुल ठीक उल्टा नहीं बोल रहा? सर मुझे समझ नहीं आया ये। समझ में आएगा अभी समझाएंगे तो ही समझ में आएगा ना। तो कह रहा है कि अगर मान लो लीनियर पेयर है तो जो एडजेसेंट एंगल है क्या उनका 180 डिग्री होगा सम। और अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो क्या वो लीनियर पेयर होंगे? तो बिल्कुल उल्टी बात कह दी। एडजेसेंट एंगल का सम 180 है तो क्या ये लीनियर पेयर एक लाइन बन जाएगी नीचे वाली? अगर ये लाइन बन गई तो ये लीनियर पेयर है। सबसे पहली बात है इसे लाइन बन जाना चाहिए। तो क्या 180 डिग्री जब होता है तो एक लाइन बन जाती है, लाइन एंगल बोला जाए। तो इफ सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री देन इट इज लीनियर पेयर। इफ इट इज लीनियर पेयर देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। बताइए सूर्या, बोलिए एक बार। बोलो। सर आपने क्या बोला अभी भी वो? अगर मान लो लीनियर पेयर तो समझते हो ना, जैसे ये लीनियर पेयर है। सो इन केस ऑफ लीनियर पेयर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या है? सर 180 डिग्री। इस चीज को बोलो सूर्यांश। सर इसमें भी डी नहीं, आप स्टेटमेंट बोलिए। इस स्टेटमेंट बोलिए तब हम पकड़ पाएंगे ना आप कहाँ गलत कर रहे हो। ऐसे हम कैसे पकड़ पाएंगे? सर मुझे समझ नहीं आया आप क्या पूछ रहे हैं। कुछ इसके बारे में बोलो, माही बोलो इसके बारे में, एग्जाम 6.2 के बारे में। If sum of two adjacent angle is 180 degree, then they form linear pair. सूर्यांश बोलिए। Sir, if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then it forms linear pair. हाँ, अगर अगल बगल वाले एंगल, ये बता दो, ये हमारे पास दो एंगल हैं, ये 40 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये लीनियर पेयर बन रहे हैं, लाइन बन रही। बोलो। तो जब 180 डिग्री नहीं होगा, 3-4 केस बता दिए गए आपने, ये देख लो लाइन बन रही क्या? 180 डिग्री नहीं हो पा रहा, नॉन कॉमन आर्म लाइन बना रही है। अब बना रही लाइन, बताइए। No sir, नहीं बना पा रही है। अब बना रही है। जब 180 डिग्री होगा तभी तो बनाएगी ना। जब नहीं होगा तो नहीं बनाएगी। यहाँ बना लेगी क्या? सर मतलब एक स्ट्रेट लाइन तभी बनेगी जब उसका एंगल 180 डिग्री होगा। दो एंगल का सम हो जाए 180 डिग्री, नहीं तो 3 का भी सम हो जाएगा तो भी 180 डिग्री, तो भी लाइन बन जाएगी। मान लो एक लाइन का टोटल एंगल कितना होता है ये तो बताओ। 180 डिग्री। वही चीज पूछी जा रही है। मान लीजिए एक एंगल, दो एंगल और 3 एंगल, ये सब 60 और 60 और 60 होंगे तो भी तो लाइन बन जाएगी ना। टोटल 180 होना चाहिए। तो वही यहाँ पर कही जा रही है कि अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो जाए तो नॉन कॉमन आर्म एक लाइन बना देंगी, और अगर इससे थोड़ा सा भी कम होगा तब नहीं बना पाएंगी। बना पा रही हैं क्या? नो सर। यहाँ बना रही हैं। सर मतलब अगर हमसे
we are asked to tell about this straight line. If this is a straight line or not, then it means that it must be 180 degree. 180 डिग्री तो होता ही है, देख लो। अभी आपने स्ट्रेट एंगल क्या पढ़ा है, 180 डिग्री है, उसके चाहे 180 पार्ट्स कर दो, फिर सबको सम कर दो, तब भी 180 डिग्री ही रहेगा। यहाँ तो सिर्फ 2 ही पार्ट्स किए गए हैं। बताइए, है ना? 2 पार्ट्स का सम 180 है कि नहीं? एक 125 एक 55 हो गया, तो टोटल एंगल तो 180 है ना। तो टोटल एंगल 1 है, उसमें बीच में कितनी भी रे निकाल लो, तो जो प्रोट्रैक्टर होता है उसमें कितनी सारी रेज निकली रहती हैं, तो उससे कुछ होता है क्या नीचे वाली लाइन पे? इसमें भी हमने इतनी रेज निकालनी, कुछ हो जाएगा क्या नीचे वाली लाइन पे? वो तो है ही है ना। तो यही चीज़ है कि लीनियर पेयर कब होगा और कब नहीं होगा। तो दैट हैज़ बीन डिपिक्टेड हियर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे कल हम थ्योरम 6.1 परसों ये करेंगे। थैंक यू। हाँ बोलो बोलो। सर ये टेस्ट में सर वाइवा होगा या फिर रिटर्न होगा, रिटर्न होगा जो इस वीक में पढ़ाया गया है, जो इंग्लिश है। सर मैथ्स भी ना? हाँ हाँ, सभी कुछ होगा। ठीक, और कल मोशन पढ़ाया जाएगा, वो भी आएगा। ओके।